हेलो एवरीवन। आज है कितनी तारीख? 18 नवंबर। और जो आज के करंट अफेयर रहेंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, क्या ना, अभी जो रिसेंट में सबसे काफ़ी भयानक केस जो आया दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर एक लड़की की क्या है ना, मर्डर कर दिया गया था उसी के लिव इन पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस किसके बारे में परमिशन मांग रही, नार्को टेस्ट के बारे में। तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसीजर होता है नार्को टेस्ट के अंदर और कौन सा केमिकल या फिर ड्रग यूज़ की जाती है। फिर बात करेंगे फोर्स रिलीजन कन्वर्जन के बारे में, और ऊपर से बायोलॉजिकल डेटा बैंक और साथ ही डेंगू ट्रांसमिशन के बारे में। तो कितनी तारीख है? आज है 18 नवंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पुलिस सीक नार्को टेस्ट ऑफ आफ्ताब पूनावाला, जिस जो कि यहाँ पे एक्यूज्ड है। दिल्ली पुलिस हैव मूव टू अ लोकल कोर्ट सीकिंग परमिशन टू कंडक्ट अ नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑन आफ्ताब पूनावाला, ए 28-year-old एक्यूज्ड ऑफ किलिंग 27-year-old लिव इन पार्टनर, जिसका नाम क्या था, श्रद्धा वोकर। कि भाई इनकी डेथ के उसके अंदर इनको एक्यूज़ किया गया है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी बुरी तरह से, मतलब क्या है ना, ठीक है, लोग मार देते हैं लेकिन इस तरह से कोई किसी के साथ करता है, लाइक मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए। तो प्लीज़ अपने है ना, अपना दिमाग और अपनी आंखें हमेशा खुली रखा करो, और बेटर रहेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करो, ना कि बाहर के लोगों के ऊपर। आपके पेरेंट्स आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं नार्को टेस्ट के बारे में। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफन यूज नार्को टेस्ट इन कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज हाई प्रोफाइल केसेस टू फर्दर देयर इन्वेस्टिगेशन। देखो, जब कोई क्लू ना मिले ना, काफ़ी लंबा केस हो गया और काफ़ी फंसा हुआ केस हो गया हो जिसके अंदर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ पा रहा हो, तो वहाँ पे क्या है ना, एजेंसीज मूव कर देती हैं किसकी तरफ, कोर्ट की तरफ, किस चीज़ के लिए, परमिशन मांगने के लिए कि हमको इस जो ये इंसान है इसके ऊपर क्या करना है, नार्को टेस्ट करना है। द नार्को एनालिसिस टेस्ट वॉज मोस्टली नोटेबली यूज इन 2002 गुजरात राइट्स केस। जो गुजरात के अंदर 2002 के अंदर जितने भी दंगे हुए थे वहाँ पे भी इसका यूज़ किया गया था। फिर कोई अब्दुल करीम थे जिनको अरेस्ट किया गया था तेल की फेक स्टैम्प पेपर स्कैम के अंदर, वहाँ पे भी नार्को टेस्ट हुआ था। फिर निठारी किलिंग केस 2007 का, 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था जिसके अंदर अजमल कसाब के ऊपर भी ये टेस्ट किया गया था। साथ ही एक काफ़ी पुराना केस था आरूसी तलवार का, तो वहाँ पे भी ये टेस्ट किया गया था। और साथ ही 2017 के अंदर इंद्रानी मुखर्जी, यहाँ पे क्या था ना, इंद्रानी मुखर्जी जो कि ट्रायल फेस कर रही थी, उनके ऊपर केस क्या था कि उन्होंने अपनी बेटी जो सीना बोरा जो है उनका क्या है ना, मर्डर कर दिया था 2002 के अंदर। तो उनको भी लाई डिटेक्टर टेस्ट के ऊपर लेके गए थे और उनका टेस्ट करवाने की बात चल रही थी, लेकिन जो एजेंसी उसने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि इनके खिलाफ़ पहले ही काफ़ी सफिशिएंट एविडेंसेस थे कि भाई यहाँ पे नार्को टेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो ये दिल्ली मर्डर केस है यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि ये नार्को एनालिसिस टेस्ट करेंगे विक्टिम की फैमिली के ऊपर। ठीक है, और जो एक्यूज्ड है उस पर भी, और जितने भी ऑफिशियल्स रहे थे उस केस के अंदर, जो हाथरस के अंदर रेप केस हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स थे, क्योंकि सबके ऊपर है ना उंगलियाँ उठ रही थी, तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हम सबके ऊपर है ना नार्को टेस्ट क्या है ना लगाएंगे। लेकिन जो विक्टिम की फैमिली है उसने इस टेस्ट को करवाने से रिफ्यूज़ कर दिया था। नार्को एनालिसिस टेस्ट इन्वॉल्व द इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग सोडियम पेंटोथोल। पेंटोथल जो सोडियम पेंटाथल है उसका इसको यूज़ किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, उसको, इस ड्रग को इंसान के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो भी एक्यूज है जिसके ऊपर भी ये करना है। तो उससे क्या है ना, हमारी बॉडी के अंदर वो हिप्नोटिक फेज़ के अंदर चली जाती है और लेस इनहिबिटेड हो जाती है, जहाँ पे क्या है ना, उससे जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो उसका फिर आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। दिस ड्रग हैज़ रूटीनली बीन यूज फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया। क्या है ना, सर्जिकल प्रोसेस के अंदर हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, तो उस टाइम पे भी ये ड्रग को यूज़ किया जाता है। और साइकेट्रिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं डायग्नोस करने के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर है।
इसका सबसे पहले यूज़ कब किया जाता था? वर्ल्ड वार 2 के समय पे, जब सोल्जर्स लड़ाई से जब आते थे तो उनको है ना काफ़ी शौक लगा रहता था, इतनी डेड बॉडीज़ वगैरह वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर देखते थे। तो उससे उभारने के लिए ये ड्रग दे के उनसे मतलब उनके जो एक्सपीरियंसेस जो दबे रहते थे उनके मन में कहीं, तो उनको निकालने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, कि इनके द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। 1950 के अंदर फिर जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की इसके ऊपर, जो सोडियम पेंटाथोल है इसके ऊपर, कि भाई इसको इंटेरोगेशन के अंदर और इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर कैसे यूज़ किया जा सकता है। द लीगैलिटी सराउंडिंग द नार्को एनालिसिस टेस्ट हैज़ बीन डील विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टाइटल्ड सेल्वी एंड ओर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ANR 2010 का कोई केस था, जिसके अंदर जो बेंच थी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन थे और जस्टिस RV रविंद्रन और JM पंचाल थे। तो उन्होंने भी इसके बारे में बात की। यहाँ पे क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? नो इंडिविजुअल शुड बी फोर्सिबली सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ द टेक्निक्स इन क्वेश्चन वेदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केस और अदरवाइज, कि भाई जो भी इंडिविजुअल है उसको आप फोर्सफुली ऐसा टेस्ट करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उनको उनकी परमिशन आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे ही हमने अभी पढ़ रहे थे हम, जस्ट मिनट कहाँ गया, हाँ, जो ये यूपी का केस था जहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम नार्को एनालिसिस टेस्ट करेंगे विक्टिम की फैमिली के ऊपर भी, जहाँ पे विक्टिम की फैमिली ने उसको मना कर दिया था कि नहीं, हम ये टेस्ट नहीं करवाएंगे खुद के ऊपर। इट रीजन दैट डूइंग वुड सो अमाउंट टू एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू पर्सनल लिबर्टी। तो देखो क्या है ना, कि जो पर्सनल लिबर्टी है ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो ये आपका उसका हनन हो जाएगा अगर आप किसी की ज़बरदस्ती ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग करोगे। अब बात करते हैं डेंगू ट्रांसमिशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ऑनगोइंग स्प्रेड ऑफ डेंगू इन इंडिया हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू अ लेट विड्रॉवल ऑफ मानसून, कि भाई मानसून अभी काफ़ी लेट गया तो उसकी वजह से भी डेंगू के केसेस ज़्यादा बढ़ गए। और डेंगू के फैलने के सबसे ज़्यादा कारण क्या है? रेनफॉल का ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होना और टेम्परेचर का सही बने रहना। तो उसके अंदर क्या है ना, इनका जो नंबर है, जो फैलाते हैं मच्छर वगैरह, जिनका क्या नाम है, दो किस्म है जो मच्छरों की जो इसको सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। एक तो एडिस एजिप्टी होगी और फिर दूसरी कौन सी होगी? एडिस एल्बोपिक्टस। इन दो के द्वारा इसको फैलाया जाता है। तो इनका नंबर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 1951-60 से लेके 2012 से 21 तक इनका नंबर 1.69% इंक्रीज़ हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड। और जो पहले के मुकाबले जब अब सबसे ज़्यादा कितने महीने रहते हैं साल के अंदर, ये मच्छर करीबन 5.5 महीने हर साल, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टडी क्या बताती है, जो एडिस एजिप्टी है, ठीक है, वो कौन से माहौल में रहता है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, लाइक थार डेजर्ट हो गया। और जो दूसरी किस्म है इसकी, इसी मच्छर की, एडिस एल्बो पिक्टस, ये रहता है ठंडे मौसम में, जैसे कि अपर हिमालयाज़ हो गया, है ना। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हमसे ज़्यादा ये खुद के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। मतलब इनका क्या है ना, इनको जो काम मिला है ये पूरा करके मानेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो, ये खुद को सही कर लेंगे, ठीक है। ये डेंगू फैला के ही मानेंगे। और इनको अगर रोकना है तो अपने आसपास सराउंडिंग में साफ़ सफाई होनी मस्ट है। करंटली एडिस एजिप्टी इज़ प्रीवेलेंट इन साउदर्न पेनिनसुला, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। और जो एल्बोपिक्टस है ये डोमिनेट करती है जितनी भी वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मतलब हर एक जगह ये दोनों पाए जाते हैं। डेंगू है क्या? एक तरह की मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाने वाली ट्रॉपिकल डिजीज़ है, जिसके अंदर डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? ये करा जाता है फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल, ना कि मेल, समझ रहे हो ना, फीमेल मॉस्किटो विद जीनस, जिसका जीनस क्या है? एडिस। और प्रिंसिपली इसको क्या नाम से जाना जाता है? एडिस एजिप्टी। ये बेसिकली और कौन कौन सी बीमारियाँ ट्रांसमिट करती है? चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर, जिका इन्फेक्शन। सोच रहे हो, मतलब कुछ नहीं छोड़ रखा है इन्होंने, सबसे जो फेमस बीमारियाँ हैं ना सब फैलाती हैं। और डेंगू के भी जो 3 टाइप्स हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, सबको ये फैलाती रहती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो एकदम से ज़्यादा फीवर हो जाना, ज़्यादा हेडेक,
पेन होना आँखों में और बॉडी जॉइंट्स और मसल्स के अंदर पेन होना। डायग्नोस और ठीक करने की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो पता किससे चलता है? जब हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। और इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन भी नहीं है। स्टेटस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 39 करोड़ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं पर साल, ठीक है, पर ईयर, और जिनमें से 9.5 करोड़ ही केवल अपने सिम्टम्स दिखा पाते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा शेयर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल इंडिया, इसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया 63,280 केसेस बाई सितंबर 2022 तक। इतने केसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए इस साल के। कंट्रोलिंग की बात करें तो इनको कंट्रोल कैसे किया गया? देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहलाता है, ठीक है, ये हमारी पुरानी कहावत है। तो इस मच्छर का दुश्मन भी एक वायरस है, और उस वायरस का क्या नाम है? सॉरी, एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उसका नाम है वुल्बेकिया बैक्टीरिया। हमने इस बैक्टीरिया को एक मच्छर के अंदर डाल दिया, इसी की किस्म के अंदर, और वो बेसिकली डाला गया था मेल के अंदर, ठीक है। फीमेल को काबू करना था तो मेल के अंदर हमने इस बैक्टीरिया को डाल दिया। अब ये जाके इन्होंने क्या किया? मेटिंग की फीमेल के साथ में, ठीक है। उससे फिर क्या है ना, आगे के जितने भी मच्छर पैदा हुए, ठीक है, वो आगे पैदा हो ही नहीं पाए। इस बैक्टीरिया ने क्या करा ना, वो फीमेल को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये अपने रिलेशन बनाता गया, उधर उधर वो जितनी फीमेल्स थी वो साफ़ होती गई। तो इसका हमने ऐसे यूज़ किया। इससे क्या है ना, पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं, इस मेथड को पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, कि उनकी जो पॉपुलेशन थी उसको रिप्लेस कर दिया गया। और देखा गया कि जो रिसर्चर्स ने, जब इन मच्छरों को छोड़ा गया मेल्स को 27 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, जो वुल्बेकिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ थी उनकी संख्या 77% लोअर हो गई। मतलब जो डेंगू वगैरह फैलाते थे ना फीमेल्स, उनका नामो निशान ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। डेंगू वैक्सीन की बात करें तो वैसे तो देखो, प्रॉपरली यूज़ के लिए तो कोई है नहीं। वैसे कुछ वैक्सीन्स को जो कि ट्रायल फेज़ में थी उनको भी अप्रूवल मिल गया। अब उनको अप्रूव कर दिया गया यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2019 के अंदर। ये पहली ऐसी वैक्सीन थी जो कि जिसको रेगुलेटरी नोड मिला यूएस के द्वारा। इसका नाम क्या था? CYD TDV या फिर डेंगवैक्सिया, ठीक है। इसको बेसिकली 9 से 16 साल के बच्चों को लगाया गया जो पहले भी डेंगू से इन्फेक्शन हो चुका था जिनको। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये क्या है ना, ऐसी पहली भारत की डेंगू की वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं जिसको परमिशन मिल गई है फेज़ 1 ट्रायल की। और इस वैक्सीन को कोलैबोरेट करके बनाया जा रहा है किसके साथ में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन US। अब बात करते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। गवर्नमेंट हैज़ सेटअप इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक, कहाँ पे? एट द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन फरीदाबाद, RCB के अंदर इसको बनाया जा रहा है, फरीदाबाद के अंदर। IBDB इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको क्या नाम से भी जाना जाता है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, यानी कि IBDC के नाम से भी। ये फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है जिसके अंदर लाइफ साइंस से रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाएगा, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया। और जो भी रिसर्चर है ना ऑल ओवर इंडिया, वो इसको एक्सेस भी कर सकते कहीं भी बैठ के, ठीक है। यहाँ पे मैंडेटेड है कि जितने भी आर्चीव्स हैं रिलेटेड टू ऑल लाइफ साइंस डेटा इन IBDC, इसको जनरेट किया जाएगा फ्रॉम पब्लिक फंडेड रिसर्च प्रोग्राम, जो कि इंडिया के अंदर जितने भी चल रहे हैं। इसको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाएगा। ये चीज़ें हैं ना, ये हैं आपके काम की, ठीक है, कि भाई इसको सपोर्ट कौन करेगा और कहाँ से क्या होगा। और इसकी अगर फंडिंग की बात करें तो 85 करोड़ रुपए इसके अंदर लगेंगे। इट इज़ बीइंग एस्टेब्लिश एट RCB कहाँ पे है? ये है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, यानी कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इनके साथ इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ में RCB कोलैबोरेट करके इसको बना रही है। और NIC का कहाँ पे है? हेडक्वार्टर भुवनेश्वर के अंदर। की फ़ीचर की बात करें तो यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा जिसका क्या नाम है? ब्राह्म। और इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाएगा ऑन 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर। 4 पेटाबाइट यानी कि 1 पेटाबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? करीबन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख GB होता है। और ऐसे ऐसे ही यहाँ पे बेसिकली सारे क्या कौन से रिलेटेड
डेटा को इकट्ठा किया जाएगा लाइफ साइंस से रिलेटेड। और इसकी अगर कोई भी इशू हो जाए तो इसका जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट है वो कहाँ पे होगा, NIC यानी कि भुवनेश्वर के अंदर। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था ना वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े से देख लेना कि वही बात है, यहाँ पे क्या है ना, हमको बायोलॉजिकल डेटा हमारी कंट्री के अंदर ही स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स डाले गए जिनके मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया कि भाई आपको डेटा कैसे स्टोर करना है और शेयर कैसे करना है। तो वैसा कुछ डेटा की एक्सेस बात करें कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो 2 टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ओपन हो गया और एक रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ओपन की बात करें तो डेटा सबमिटेड एट IBDC वुड बी फेयरली accessible across the globe as per international open access standards. However, the submitter may choose to restrict the data access for a defined period of time. यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको आधे घंटे की विंडो दे दी तो आधे घंटे तक आपका डेटा कुछ भी क्या है ना वो कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है जिसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी। सिग्निफिकेंस वगैरह आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स रिलीजन कन्वर्जन की। भाई धक्के से किसी का धर्म परिवर्तन करवा देना। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर से पूछा है कि आपने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे ये इशू को सोल्व किया जाए कि भाई धक्के से किसी का धर्म परिवर्तन करवा देना गलत है। इसको रोकने के लिए आपने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है। पिटीशन और कोर्ट की रूलिंग क्या रही कि भाई पिटीशन क्या थी, तो यहाँ पे सीधी सी बात यही बात की गई है कि देखो कई बच्चों को बहला फुसला के डरा के और उनको गिफ्ट्स का लालच दे के पैसों का लालच दे के उनका है ना धक्के से रिलीजन कन्वर्जन हो कर देते हैं। और ये किसको ऑफेंड करता है, आर्टिकल 14, 21, 25। 14 और क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और 21 पता ही है, फ्रीडम ऑफ मतलब क्या कहते हैं अरे भाई मेरे को ही ध्यान में नहीं है, ठीक है। और 25 तो राइट टू रिलीजन होता है ना। और 21 होता है लिबर्टी के साथ में अपनी लाइफ को जीना, ठीक है, अपनी मर्जी से, कॉन्स्टिट्यूशन के। और प्ली के अंदर पॉइंट आउट किया गया है कि 1977 के अंदर रूलिंग आई थी, रेव स्टेनली लस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट आर्टिकल 25 का जो क्लोज 1 है वो गारंटी हमको करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस टू एवरी सिटीजन, नॉट मेयरली टू द फॉलोअर्स ऑफ वन पार्टिकुलर रिलीजन। कि भाई आपको अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है, उसकी पूजा करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये सबको समान रूप से अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को हमने इतना अधिकार दे दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन ने, नहीं, सबको समान रूप से अधिकार है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन के थ्रू सेंट्रल स्टेट से पूछा है कि क्या क्या आपने चेक बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कदम उठाए हैं। और ये भी बोल रहा है कि फोर्स कन्वर्जन करना काफ़ी डेंजरस है और ये देश की सिक्योरिटी के और वहाँ की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके खिलाफ है, उसके लिए काफ़ी डेंजरस है। व्हाट इज़ रिलीजन कन्वर्जन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको फिर से एक बार को पढ़ लेना, कुछ स्पेशल तो है नहीं। व्हाट इज़ द नीड फॉर एंटी कन्वर्जन लॉ, नो राइट टू प्रोसीलाइट जाइज। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका सीधा सा मतलब है रिलीजन कन्वर्जन, ठीक है। नो राइट टू रिलीजन कन्वर्जन मतलब आप किसी का ऐसे धक्के से रिलीजन को कन्वर्ज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन ईच इंडिविजुअल द फंडामेंटल राइट्स टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ देयर रिलीजन, मतलब अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमको क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम टू राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। और द एक्ट फॉर ट्राइंग टू कन्वर्ट अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम द कन्वर्टिस रिलीजन टू कन्वर्टर्स रिलीजन, कि भाई जो ये एक्ट है ये हमको रोकती भी है कि आप मैं किसी दूसरे का रिलीजन को बदल के अपने रिलीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकता अपनी मर्ज़ी के लिए, ठीक है। ये आपका निजी फैसला होना चाहिए कि अगर आपको किसी दूसरे धर्म के अंदर जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन वो खुद का होना चाहिए, किसी के दबाव में आके आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्रॉडुलेंट मैरिजेस भी होती है, देखा होगा आपने, लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में क्या होता है, लड़की के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है कई जगह पे कि अब तुम है ना अपने रिलीजन को छोड़ दो और मेरा अपना लो, तो ये भी गलत है,
तो वही बात है ना। और काफ़ी कपल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे शादियां भी की हैं अदर रिलीजन के अंदर, बट कभी किसी ने अपना जो धर्म है वो नहीं छोड़ा। तो ये अपना खुद का पर्सनल क्या होना चाहिए, पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी के दबाव में आके ऐसा काम करना बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही कहा है कि भाई जो लोग ऐसे शादी कर लेते हैं बाद में और अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे के रिलीजन में अंडर प्रेशर जाते हैं, तो ये भी काफ़ी गलत है। और इससे जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंटी रिलीजन से रिलेटेड लॉज की बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25 गारंटी द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन एंड अलाउ ऑल रिलीजन सेक्शंस टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। कि भाई यहाँ पे समान रूप से सबको एक तरह के अधिकार मिले हुए हैं, अपने अपने धर्म से रिलेटेड सब अपने धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं कि कितना किस में क्या कमी है क्या नहीं। लेकिन आप है ना किसी को परेशान नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई तू तेरा छोड़ और मेरे वाला अपना ले, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सबको इक्वली रूप से यहाँ पे शांति से रहने का अधिकार है। एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें, सिंस 1924 ऑन मल्टीपल ओकेजन प्राइवेट मेंबर्स बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट टू रेगुलेट द रिलीजन कन्वर्जन। देखो प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट मेंबर अपनी मर्ज़ी से कोई बिल लेके आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा बिल अप्रूव नहीं हुआ। फिर 2015 के अंदर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट पार्लियामेंट डज नॉट हैव द लेजिस्लेट कॉम्पिटेंस टू पास एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन। कि भाई इस तरह का बिल पास करने के लिए क्या है ना, पार्लियामेंट के पास में कोई कॉम्पिटेंस नहीं है लेजिस्लेटिव, कि भाई उनके पास इतनी पावर नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। ओवर द ईयर सेवरल स्टेट्स हैव इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि भाई जो काफ़ी स्टेट्स ने इससे रिलेटेड कुछ कानून को पास किया है जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है रिलीजन का कन्वर्जन होना। किसके द्वारा, कि भाई फोर्सफुली नहीं कर सकते, फ्रॉड की तरह नहीं कर सकते, किसी को ऐसे धोखाधड़ी करके नहीं रख सकते। उसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं देखते हैं। उड़ीसा फ्रीडम रिलीजन एक्ट 1967, फिर गुजरात की गुजरात फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2003, देन झारखंड फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2017, उत्तराखंड रिलीजन एक्ट 2018, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। ये कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने ऐसे कानून पास कर रखे हैं। तो जो आज की क्लास रही कैसी रही बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और ग्रुप्स के अंदर, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कोई भी सुझाव सजेशन हो, कोई कमी हो, कुछ गलत बताया तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।